आहार तपश्चर्या के चमत्कारी परिणाम। कल्प साधना का प्रमुख उद्देश्य है दृष्टिकोण को सुधारना एवं व्यक्तित्व को उभारना। सच्चा अध्यात्म अपने प्रयोक्ता को उसी दिशा में अग्रसर करता है। इसके समस्त विधि विधानों का लक्ष्य बिंदु यही है। जहाँ ध्यान धारणा आस्था क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रतिष्ठापनाओं का पथ प्रशस्त करती है, वहाँ तप साधना कुसंस्कारी आदतों के खरपतवार को उखाड़ती और उसके स्थान पर महामानवों जैसे व्यक्तित्वों का नव निर्माण कर दिखाती है। इस महान जागरण की फलश्रुतियाँ ही जीवन मुक्ति सिद्धि के रूप में हस्तगत होती हैं। कल्प काल में साधक द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सात्विक आहार में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है। उसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का सुपाच्य सिद्ध होने वाला समन्वय किया गया है। उसे इस प्रकार के संतुलित आहार की तरह परोसा जाता है। इसमें काया के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का समावेश है। कल्प प्रक्रिया में शरीर को तपाने, मन को साधने और अंतःकरण को बंधन मुक्त करके विराट के साथ तदात्म में स्थापित कर सकने योग्य व्यापक बनाया जाता है। इसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का समन्वित उत्कर्ष उपक्रम भी कहते हैं। कल्प साधना का प्रथम चरण है आहार शुद्धि। सर्वविदित है कि अन्न से क्रमशः रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य बनते बनते अंततः उसी का अंतिम परिपाक मन के रूप में होता है। मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है। नाक, कान, आँख की तरह मस्तिष्क भी एक अवयव है, भले ही वह खोपड़ी की पिटारी में बंद ही क्यों न रहता हो। मस्तिष्क के आधार पर ही हमारा चिंतन चलता है। उसी के निर्धारण दृष्टिकोण कहलाते हैं। बुद्धि एवं चित्त भी उसी के कुछ विशेष स्तर हैं। समूचे शरीर को तराजू के एक पलड़े पर और मात्र मस्तिष्क को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो मस्तिष्क ही अधिक वजनदार सिद्ध होता है। आहार के बाद विहार का क्रम आता है। विहार अर्थात दिनचर्या, निर्वाह क्रम में बरता जाने वाला अभ्यास। कल्प साधना का दूसरा चरण यही है। आश्रम में दिनचर्या निर्धारित है। घड़ी की सुई की तरह नियमितता बरतने, हर काम समय पर करने में जागरूकता बरतने के लिए प्रत्येक साधक को बाध्य किया जाता है। आलस्य प्रमाद के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सैनिकों की तरह चुस्ती, मुस्तैदी और फुर्ती अपनानी पड़ती है। नियत समय पर निर्धारित क्रम अपनाने के लिए हर किसी पर अंकुश रखा जाता है। अस्त व्यस्त रहने की आदतों से ग्रसितों को प्यार से लेकर आंखें तरेरने के दबाव दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपको यहाँ सर्कस के कलाकार प्राणियों की तरह अपने आप को सुगठित बनाना है। इसलिए पिछली अनगढ़ आदतों को इच्छा या अनिच्छा से जोड़ना ही चाहिए। सर्कस के मनुष्यों एवं मनुष्येतर प्राणियों को उनके प्रशिक्षक जितनी कड़ाई के साथ सिखाते हैं उतना दबाव ही नहीं दिया जाता, किंतु घरेलू कामकाज की सहायता करने वाले बैल घोड़ों की तरह सीधी राह चलाने के लिए तो अभ्यस्त कराया ही जाता है। सुसंस्कारी अनगढ़ता को गुण, कर्म और स्वभाव का अंग बनाए रहने वाला व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं परिस्थिति जन्य सुविधाओं से भरा पूरा रहने पर भी दुर्गतिग्रस्त ही रहेगा। उसका भविष्य कभी चमकने वाला नहीं है। प्रगतिशीलों में से प्रत्येक को सर्वप्रथम अपने ढर्रे को परिष्कृत स्तर का बनाना पड़ता है। मनःस्थिति बदलनी पड़ती है। इसके उपरांत ही परिस्थितियों ने करवट बदली है। जो परिस्थितियों को अनुकूल बनाने, सुविधा, सफलताएं पाने के तो सपने देखते रहें, किंतु अपनी अनगढ़ आदतों को यथावत बनाए रहें, उन्हें जितनी बड़ी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा रही, उतनी ही गहरी निराशा के कुचक्र में भ्रमण करना पड़ा है। विहार क्रम में यहाँ के नियमित दिनचर्या के अनुसार साधकों को प्रातः 3:30 बजे उठना पड़ता है। जागरण की घंटी यहाँ छावनी में बजने वाले बिगुल की तरह मानी जाती है, जिसके निर्देश पर सभी को बिस्तर छोड़ देना चाहिए। शौचालय, स्नानघर इतने हैं कि किसी को प्रतीक्षा न करनी पड़े और 200 शिक्षार्थी 1 घंटे में
उस नित्य क्रम से निपट लें। इसके बाद प्रातःकालीन साधना का क्रम 1 घंटा चलता है। अखंड दीपक के दर्शन, औषधि कल्प पेय की 1 प्याली, प्रज्ञा पेय का 1 कप, इतना प्रसाद ग्रहण करने की इस कृत्य में प्रायः आधा घंटा लग जाता है। इसके उपरांत 6 से 8 तक साधना क्रम चलता है। इसी बीच यज्ञ में सम्मिलित होने की अपनी पारी भी निपट जाती है। इस प्रकार 8 बज जाते हैं। इसके बाद 1 घंटे का स्वाध्याय चलता है। इसमें आत्मशोधन, आत्मपरिष्कार और भविष्य निर्माण के तत्व जुड़े रहते हैं। किसे क्या पढ़ना चाहिए, इसका क्रम भी आहार उपचार की तरह आरंभ से ही निर्धारित कर दिया जाता है। सभी के पास पुस्तकें पहुंचती हैं और वापस ली जाती है। यह व्यवस्था आश्रम की ओर से है। जिन्हें सुविधा है वे इच्छित पुस्तकें खरीद भी सकते हैं। 9 बजे भोजन क्रम, अपने पके हुए अमृतासन की भगोनी माताजी से लेकर वापस आते हैं और अपने अपने कमरों में उसे खाते हैं। इस प्रकार 10 बज जाते हैं। 10 से 12 बजे तक यूँ घोषित रूप से विश्राम का समय है, पर वस्तुतः उसे चिंतन मनन का समय कहना चाहिए। यह बिस्तर पर पड़े पड़े भी हो सकता है। हर साधक का निवास स्वतंत्र कमरे में रहता है। पति पत्नी साथ हैं तो भी उन्हें पृथक पृथक कमरों में रहना पड़ता है। यह व्यवस्था इसलिए बनी है कि साधना, स्वाध्याय, चिंतन मनन में दूसरे के साथ रहने से किसी प्रकार का विक्षेप न हो। प्रातःकाल की नाद योग साधना और अपने कमरे में मार्गदर्शक का नियमित प्रवचन उद्बोधन सुनने का लाभ भी एकांत में एकाग्र होने पर ही मिलता है। इसलिए ही साधकों को एक कमरा दिया जाता है, भले ही वह साइज 10 बाई 10 का ही क्यों ना हो। प्रातः जो प्रज्ञा पे मिलता है उसे जड़ी बूटियों की बनी स्वादिष्ट साथ ही अधिक गुणकारी चाय कहा जा सकता है। वस्तुतः यह क्वाथ है। इसमें चाय का अंश नाम मात्र को भी नहीं है। यह सभी को प्रातः 5:30 बजे उपलब्ध होती है। प्रत्येक साधक का उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति के अनुरूप दिव्य औषधि में से एक का जड़ी बूटी कल्प निर्धारण कर दिया जाता है। महीने में प्रायः प्रतिदिन 50 ग्राम निर्धारित औषधि का कल्प कराया जाता है। प्रज्ञा पेय के पूर्व यह घूटी पिसी स्थिति में हर साधक को मिलता है। दोनों की ही व्यवस्था दैनिक यज्ञ की तरह आश्रम की ओर से हर साधक के लिए बिना मूल्य की जाती है। सायंकाल साधक गंगा दर्शन के लिए जाते हैं तो अपनी अपनी सुराही में गंगा जल भरते लाते हैं, जिसका सेवन वे 24 घंटे करते हैं। कल्पकाल की अवधि में प्रारंभिक और अंतिम दिनों में क्या क्या शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन साधकों में होते हैं, इसका विश्लेषण ब्रह्म वर्चस्व संस्थान के निष्णात चिकित्सकों द्वारा बराबर किया जाता है। माह में लगभग 4 बार उन्हें जांच पड़ताल के लिए गंगा तट अवस्थित शोध संस्थान जाना पड़ता है। आदि, मध्य और अंत में हुए परिवर्तनों को देखकर यह पता चलता है कि आहार, औषधि, साधना, प्रायश्चित, एकांतवास, मनन, चिंतन, संयम, तपश्चर्या आदि से किसकी शारीरिक मानसिक स्थिति में क्या अंतर पड़ा। पिछले साधना सत्रों में अधिकाधिक साधक सात्विक आहार की फलश्रुति अपने जीवन क्रम में प्रत्यक्ष देखकर गए। उनकी इंद्रिय चेतना, स्फूर्ति और मस्तिष्कीय क्षमता में असाधारण वृद्धि हुई। शांतिकुंज में गंगा की गोद, हिमालय की छाया, प्रचंड प्राण ऊर्जा का सानिध्य, मर्मज्ञों का मार्गदर्शन, दिव्य चेतना से भरा पूरा वातावरण, यह सभी मिलजुल कर ऐसा माहौल बनता है जिसमें रहकर कोई व्यक्ति बिना किसी साधना के भी अपनी अस्त व्यस्तता से मुक्ति पा सकता है। फिर कायाकल्प, आहार कल्प, प्रज्ञापेय और औषधि कल्प का उसमें त्रिवेणी संगम मिल जाने से सच्चे अर्थों में रामचरितमानस की वह उक्ति लागू होने लगती है जिसमें मंजुन फल देखऊ तत्काला, काक होई पिक बको मराला। आकृति न बदलते हुए भी प्रकृति बदल जाने की पूरी संभावना हो सकती है। कल्प साधना के ये प्राथमिक उपचार अवलंबन हैं जिनके सहारे साधक की मनोभूमि में असाधारण परिवर्तन आने की संभावना व्यक्त की गई है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने
सजाने